नमस्ते दोस्तों। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों के कहने पर और रिक्वेस्ट पर कि सर आप जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो वो तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हम पीछे का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश है, जो मेरे से नहीं पढ़ रहे, उनके लिए भी जेड की केमिस्ट्री क्लासेस हम आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। जो जेड एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम जेड या इसके अलावा अदर स्टेट की भी जो दे रहे हैं, उनके लिए जो केमिस्ट्री स्पेशल चलती है, क्योंकि हमारी जो नेट में चलती है या जेई में चलती है, वो केमिस्ट्री थोड़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है। और यहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अपना लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला यूनिट जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके जो 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके प्योर केमिस्ट्री के हैं और 10 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के। तो इन 30 में से ये मानकर चलिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम पूरा का पूरा एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में जितना पढ़ेंगे उसमें हमारे पास परमाणु मॉडल स्टार्ट हो जाएगा और उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम की, कि एटम होता क्या है। एटम या ऐसे हम कह सकते हैं परमाणु। तो देखिए, एटम को सबसे पहले जो डिफाइन करने का श्रेय जाता है वो जाता है डाल्टन को। इसको जाता है डाल्टन को। डाल्टन ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ की अविभाज्य इकाई है, यानी कि अनडिवाइडेड यूनिट है किसी भी मेटर की। कैसे, इसको हम समझे, जैसे आपके पास कोई भी एक्स पदार्थ है, में इस एक्स पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। फिर इसे हम और भी छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं, फिर इसे हम और भी छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं, फिर इसे हम और भी छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। ऐसे अंततः हमारे पास बिल्कुल छोटे से छोटा पार्टिकल प्राप्त हो जाएगा। उसको फिर आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यानी आप देख सकते हो, कोई भी एक्स पदार्थ था हमारे पास, इसको हमने तोड़ना स्टार्ट किया तो ये पहले छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, फिर और छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, फिर और मॉलिक्यूल में, और लास्ट में ये एक सूक्ष्मतम इकाई में टूट जाता है। उस सूक्ष्मतम इकाई को आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो इकाई क्या कहलाती है, एटम या परमाणु कहलाती है। ये एटम जनरली जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है और इसमें 2 वर्ड है, एक ए है और एक है टर्म। ए का जो मीन्स होता है वो होता है नोट। क्या होता है, नोट। और टर्म का मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन, ठीक है, यानी कि नहीं, और डिवीजन का अर्थ है यहाँ पर विभाजन। यानी कि किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह इकाई क्या कहलाती है, एटम। और ये परिभाषित किसने किया था, डाल्टन ने। किसने किया था, डाल्टन ने। तो डाल्टन द्वारा ये जो परमाणु की परिभाषा दी गई, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमने समझा कि वास्तव में परमाणु होता क्या है। तो परमाणु वास्तव में पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। यानी कि परमाणु मिलकर के, अगर इसका रिवर्स हम चले तो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु। क्या बनाते हैं, अणु। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कोई भी पदार्थ। यानी कि एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स मिलकर के कंपाउंड या किसी मेटर यानी पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इस पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, अविभाज्य इकाई, वो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। तो परमाणु वास्तव में किसी भी पदार्थ की क्या है, सूक्ष्मतम अविभाज्य इकाई है। अब परमाणु भी क्या छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो वास्तव में परमाणु भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। लेकिन हम उसे पदार्थ के फंडामेंटल या मौलिक पार्टिकल्स कहते हैं, लेकिन उसे हम पदार्थ की इकाई नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उस समय तक अगर हम देखें तो परमाणु मुख्यतः आसानी से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाता है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो और इलेक्ट्रॉन जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल आएंगे उनको तो हम आगे फिर तोड़ के अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा परमाणु क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं परमाणु के मौलिक कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं परमाणु के मौलिक कणों की, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अब होते क्या वो समझिए। तो परमाणु या एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन्हें हम परमाणु के मौलिक कण या
फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। यानी परमाणु का भी निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और जनरली हम सभी जानते हैं कि एक परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों वर्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में यानी सर्कुलर या जो इसकी इक्लिप्स ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो इसके ऑर्बिट होते हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीन प्रकार के पार्टिकल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का। और परमाणु के इन्हीं पार्टिकल्स को एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स या परमाणु के मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इनके कुछ ये डाटा है जो हमें याद रखने हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने की, इनकी नेचर कैसी है, इनका चार्ज कैसा है और इनका मास कैसा है। चार्ज, मास, ये सारी चीजें जो आपके पास है, डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करें मॉलिक्यूल प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज जो गैलिस्टिन ने की थी, किसने की थी, गैलिस्टिन ने। और ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, यानी इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर जो पॉजिटिव है और इसका चार्ज जो है वो प्लस ई होता है। और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। दूसरा, इसका जो मास है वो होता है केजी में, अगर देखें तो 1.673 × 10⁻⁻27 केजी। और यदि इसी का मान एमयू में देखें, क्योंकि केजी एक बड़ा मात्रक है और जो परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे हल्के कण हैं, इनके लिए हम जनरली अलग से यूनिट यूज करते हैं और उस यूनिट का नाम है एमयू। और एमयू का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको भी आपको याद रखना है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट की जो एक एमयू की वैल्यू होती है वो होती है 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। ये बहुत बार पूछा गया कि एक एमयू का मान केजी में कितना होता है, तो कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। तो एक प्रोटॉन पार्टिकल जो है उसका केजी में भार होगा 1.673 × 10⁻⁻27 केजी। और इसी की वैल्यू अगर हम एमयू में देखें तो वैल्यू आएगी 1.00727 एमयू। अब प्रोटॉन के बाद में अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक। और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी कैसा कण है, उदासीन। और अर्थात इसका जो चार्ज है वो कितना होगा, 0। तो न्यूट्रल पार्टिकल नेचर कैसी है, न्यूट्रल, और इसका चार्ज जो है 0 और 0 है। तो अब उदासीन कण होने के कारण ये किसी प्रकार से कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर इसका मास देखें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में हल्का सा भारी है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन को देखो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.675 है और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.673 है। केवल लास्ट डिजिट जो है 3 और 4 इसका डिफरेंस है। तो हल्का सा भारी होता है न्यूट्रॉन पार्टिकल किससे, प्रोटॉन से। और एमयू में देखें तो इसकी वैल्यू जहाँ पे 727 वैल्यू इसकी आएगी 866 एमयू, 1.00866 एमयू। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा भारी है, इसीलिए नाभिक के बाहर जब इन दोनों को लाया जाता है तो प्रोटॉन तो स्थायी कण है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, एक अस्थायी कण है। तो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि प्रोटॉन की तुलना में नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल है न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। व्हाई? तो इसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन जो है उसकी तुलना में न्यूट्रॉन क्या है, हल्का सा भारी पार्टिकल यानी वेटेड पार्टिकल है। इसलिए प्रोटॉन नाभिक के बाहर एक स्थायी पार्टिकल है जबकि नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन एक अस्थायी पार्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा और अंतिम जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं इसको और फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल जो परमाणु का तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। और इसकी जो नेचर है वो होती है नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव है। और इसका चार्ज जो कितना होता है, -e, और e की वैल्यू वही, यानी कि चार्ज की अगर वैल्यू देखी जाए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। बस इनकी नेचर जो वो अपोजिट होती है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है जबकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यहाँ पे चार्ज का यूनिट है। और इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत हल्का है, यानी बहुत कम है, 9.1 × 10⁻31 kg। आप देख सकते हो यहाँ पे
27 था और यहाँ पर -31 है। यानी अगर इनमें आपस में कंपेयर किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में 1800 गुना हल्का होता है। यही कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1800 गुना ज्यादा भारी होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में कितने गुना कम होता है, तो कितने गुना कम होता है? 1800 गुना। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितने गुना भारी होते हैं? 1800 गुना भारी होते हैं। अब आप इनमें कंपेयर करके देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल होता है और एम में तो इसकी वैल्यू और भी छोटी सी दर्शाई जाती है 0.000000 एक तरह से और 5 for एम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है, इसलिए एग्जाम में कई बार ये भी आता है कि सबसे हल्का पार्टिकल इनमें से कौन सा है, तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसकी जगह सबसे हल्का चार्ज पार्टिकल पूछ ले, आवेशित कण कौन सा है सबसे हल्का, तो भी आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये थे हमारे पास परमाणु के मौलिक कण। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा देखिए हमने डाल्टन के अनुसार और इसके बाद हमने देखा परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स या परमाणु के कण। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं उस परमाणु के मॉडल की परमाणु दिखता कैसे। लेकिन उससे पहले एक परमाणु का प्रदर्शन हम यहाँ पर समझेंगे कि परमाणु को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहला यूनिट पढ़ा, इसकी डेफिनेशन, दूसरा देखा मौलिक पार्टिकल कण या फंडामेंटल पार्टिकल। अब तीसरा देखेंगे कि तत्व को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, यानी एक जो एलिमेंट है उसको किस। चलिए तो देखिए, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या तत्व का प्रदर्शन। आप सभी जानते हैं कि एक तत्व को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? z, x, a के पदों में। अब यहाँ पर z क्या है, x क्या है और a क्या है, इन दोनों चीजों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो z है, ये z किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बताता है, यानी एटॉमिक नंबर बताता है, एटॉमिक नंबर, या इसे हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। अगली चीज में, और एक जो है ये कहलाता है हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। कई जगह इसको परमाणु भार भी लिखा जाता है, लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या से थोड़ा सा अलग भी होता है कई बार, लेकिन कई बार परमाणु भार भी लिख दिया जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली इसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक या मास नंबर। अच्छी सर, तो ए जो बताता है मास नंबर को और z बताता है एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को, और x जो होता है वो उस तत्व का क्या होता है? सिंबल होता है, सिंबल या प्रतीक होता है। अगली चीज सर, अब इनमें भी जो a है ये द्रव्यमान संख्या के साथ साथ द्रव्यमान संख्या वास्तव में होती क्या है, या मास नंबर जो होता है वो वास्तव में क्या होता है? तो मास नंबर जो होता है उसमें जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों की संख्याओं के योग को बताता है। जैसे समझिए आपके पास ये एक नाभिक है और इसकी ये प्रथम कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। तो इस नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों की संख्या के योग को ही क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो नंबर ऑफ मास या मास नंबर जो है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके भाई को उसमें चक्कर लगाइए आगे चीज है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा, यानी इन दोनों के संख्याओं के योग को बताता है। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है z, यानी किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो वास्तव में उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, यानी कि p जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? z को। तो यहाँ पर जब हम किसी तत्व का प्रदर्शन करते हैं z x ऐसे, तो z वास्तव में उस तत्व के परमाणु क्रमांक के साथ साथ उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी बताता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या प्रोटॉनों की जो संख्या होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही किसको बताता है? वही तत्व के परमाणु क्रमांक को बताता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 1। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 6। तो
कोई भी जो एटम होता है उस एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो वास्तव में उसके रिप्लेस में प्रेजेंस प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। आगे चीज समझ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को, या ये कह सकते हैं जेड किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, जबकि इन दोनों की संख्याओं के योग को कौन बताता है, ए बताता है। तो ए हमें पता हो तो हम यहां पर इस चीज में जेड लिख सकते हैं, तो जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस जेड। तो दो संख्या हम यहां से आसानी से तीन चीज हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई। एक तो क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो किसके इक्वल आएंगे, जेड के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कहलाएगा ए, यानी कि जो मास नंबर है वो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के एडिशन के बराबर होगा। और यहां से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके क्या लिख सकते हैं, जेड, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा ए माइनस जेड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब अंतिम आता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस चार्ज, या इसे हिंदी में आवेश लिख सकते हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू आएगा Z माइनस चार्ज या आवेश। आवेश आपको तब तक नहीं मानना है जब तक कि कण कैसा है, उदासीन, और जब तक ना आ जाए तब तक कोई भी एलिमेंट जो होता है वो न्यूट्रल ही माना जाता है, यानी उदासीन ही माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है 8O17, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है और द्रव्यमान संख्या 17 है। यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो इसमें एक की वैल्यू जो है वो है 17 और जेड की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो तो हो जाएंगे 8, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं तो a माइनस जेड, मींस 17 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 9, इस तरह से, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो आएगा Z माइनस आवेश। तो देखिए इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, अगर इस पे चार्ज होता तो इसको कोष्टक में लिखकर इसके ऊपर चार्ज दर्शाया जाता, और चार्ज को चिन्ह सहित रखेंगे, यानी प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में। अभी कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कितना है, 0, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 0 मींस 8। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के परमाणु में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू जो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो कुल नेट चार्ज जो है इसमें कितना है, 0 है, कितना है 0, और 0 है, इसी कारण इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसी में मान लीजिएगा -2 होता तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाता, प्लस, और यहाँ पे लिखा जाता 2, तो 8 + 2 कितना आ जाता, 10। उस स्थिति में 10 हो जाता, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ही किसी एलिमेंट पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और ऐसे फिर एलिमेंट को हम आयन कहते हैं। और ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन होगा तो इलेक्ट्रॉनों में क्या आएगी, कमी आएगी। तो प्रोटॉन के सापेक्ष अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नेगेटिव आयन बनेगा, यानी केटायन बनेगा, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो इसमें क्या बनेगा, एनायन। केटायन और एनायन जानते हो सभी, केटायन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को केटायन, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहलाता है एनायन। आगे चीज समझ। तो इस तरह से हम आसानी से एक तत्व के प्रदर्शन से अगर कोई सिंबल दिया जाए, जैसे ये वाला दिया मैंने, और भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी दे, तो उसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी द्रव्यमान संख्या, और इसके अलावा उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे चीज जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लासेस ऑफलाइन ले रहे हैं उन सभी को के पास नोट्स अवेलेबल है, तो नोट्स को देखते हुए आप उनको रिवीजन कर सकते हो। बाकी जो बच्चे नए हैं या जो 12th के साथ क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर का सिलेबस जेड के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री केवल जो बायो और मैथ वाले बच्चे हैं उनके 11th 12th में भी चलती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके 11th 12th राजस्थान बोर्ड की बात करूं मैं, उसमें नहीं चलता। और उस स्थिति में
आपको ये केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं तो एडवाइस दूंगा भाई कि जो भी बच्चा एग्रीकल्चर 11th और 12th में पढ़ रहा है वो साथ साथ में ये क्लासेस भी देखते चले, ताकि आपकी जेट की तैयारी आपके 11th 12th के साथ ही होती रहे। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम अब बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की। यानी ये तो हमने देख लिया कि परमाणु क्या होता है। ये डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि अविभाज्य होती है। और उसके बाद में हमने देखा कि परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मींस एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनको हम परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल्स के हमने कुछ डाटा देखे, जैसे उनका चार्ज क्या है, उनका मास क्या है, इसके अलावा उनकी डिस्कवरी किसने की, उस पर चार्ज की जो नेचर है वो कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर वो न्यूट्रल है, हर चीज हमें। इसके बाद में आता है हमारे पास एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, कि हम किसी तत्व का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, तो तत्व को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास आता है एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल, यानी कि एक परमाणु देखने में किस तरह से होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था किस तरह से होगी और एक परमाणु किस तरह से अपने अंदर इन मौलिक कणों को व्यवस्थित रखेगा या उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो उसको डिफाइन करने वाले मॉडल को हम क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल। और परमाणु का जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमने केवल परमाणु का बेसिक जो पोर्शन था वो हमने देखा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।